14 14 ही है ना। बायोटेक्नोलॉजी शब्द की जब हम बात करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या बनती है बायोटेक्नोलॉजी की? है दो डेफिनेशन हमने बताई थी ना, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। तो जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तो क्या परिभाषा बनती है? किसी कोई बच्चा बताएगा मुझे? रिवाइज करा दूं आपको थोड़ा सा। जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो क्या है? हैं? ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल का है मैंने। बायोटेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें ट्रेडिशनल की, हाँ, नहीं नहीं, एएफबी की बात नहीं की मैंने, ट्रेडिशनल एएफबी तो दोनों को मिला के बनी है। ट्रेडिशनल में क्या कहा गया बताओ? जब हम, हाँ, ट्रेडिशनल में ये कहा गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या उनसे प्रोड्यूस एंजाइम है उनका हम यूज कर सके प्रोडक्ट बनाने में या प्रोसेस करने में, है ना? ये ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनली हमने बताया था आपके घरों में यूज होती रही है टेक्नोलॉजी। कैसे होती रही है? आप थोड़ा सा जामुन लेते हैं और उससे कितनी सारी दही जमा लेते हैं। थोड़ा से दही से बहुत सारी दही जो है प्रोसेस कर लेते हैं, है ना? ऐसे ही जितना भी फर्मेंट आप चीजों को करते हैं उसमें फर्मेंट थोड़ा सा होता है, आपका बैटर उससे तैयार हो जाता है। चाहे वो इडली का हो, डोसे का हो, ये बैटर आपके तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो अल्कोहल है उसे तैयार किया जाता है। ट्रेडिशनली हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं लंबे प्रोसेस में, लेकिन मॉडर्न में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गया, मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी आ गया, जिसमें हम सिंथेटिक डीएनए का निर्माण कर रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी को एडवांसली यूज कर रहे हैं। किसमें? अभी आपने पढ़ा था इससे पिछले लेसन में, मैंने बताया था टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं ना, आईवीएफ, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक ओल्ड एक रिसेंट। इन्हें दोनों को मिलाते हुए एक संस्था है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने एक डेफिनेशन दी, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ट्रेडिशनल को भी और कहा इट इज अ इंटीग्रेशन, एक जोड़ है, एक कॉम्बिनेशन है। किस किस का? नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिज्म का, सेल्स का, आर्ट का एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग की जब हम बात करें तो क्या मतलब है इसका? डीएनए एंड आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका हम यूज कर सके फॉर व्हाट? फॉर व्हाट ना, फॉर व्हाट? प्रोडक्ट एंड प्रोसेस फॉर ह्यूमन मैनकाइंड के यूज के लिए। क्लियर? यानी ये कॉम्बिनेशन बनाया बच्चों एएफबी ने कि भैया
ये तो ऑर्गेनिज्म है, चाहे उनका सेल है, चाहे पार्ट है, along with molecular analog to produce product and service या process for which human welfare। क्लियर? ये बात समझ में आई? एफडी ने ये काम किया था। अब टेक्नोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी प्रिंसिपल हैं, उसमें दो खास प्रिंसिपल मेन हैं जो बायोटेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे थे। कौन कौन से? वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द सेकंड वन इज बायो प्रोसेस इंजीनियर। जेनेटिक इंजीनियरिंग है और एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। वेरी गुड। एक था जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड वन इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दोनों को देखे क्या क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या था? किसे अल्टर करना? जेनेटिक मटेरियल। पता ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग बीइंग है उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? बताओ आप। ये बताएगा बच्चा। जल्दी बोलो जल्दी। देखो हमें बहुत लंबा पढ़ना है इसमें, तो जेनेटिक मटेरियल बताओ क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल नहीं पता क्या होता है, नाम नहीं पता उनका। कितने बच्चों को नहीं नाम पता जेनेटिक मटेरियल का? ये तो पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, या ये भी नहीं पता? नहीं पता। कितने बच्चों को नहीं पता? बाकी सबको पता है? यस सर। क्या पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, मैंने ये पूछा है। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जीन्स होते हैं। कौन बताएगा जेनेटिक मटेरियल की परिभाषा, डेफिनेशन? हाँ, Sir, the material which transfer our genes जेनेटिक इंफॉर्मेशन। information. जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। Sir, DNA. अब बात यह है कि ये क्या होता है, Yes sir. कौन है ये? अब आप बताओ, पता है कौन है ये जेनेटिक मटेरियल? तू बता बेटा, मुझे पता होना चाहिए, तेरे अच्छे नंबर आते हैं। हाँ, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक्स पढ़ने, बॉटनी में जेनेटिक्स हो गई। हाँ जी बोलो, आप बता दे बेटा। डीएनए या आरएनए? मोस्ट केस में डीएनए होता है, लेकिन कुछ केस में आरएनए भी होता है। दैट इज जेनेटिक मटेरियल। बैठो, अभी तो बहुत, इसका मतलब है जेनेटिक टेक्नोलॉजी कैसे समझ में आएगी बेटा। ये चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं ना? क्या कहते हैं बेटा इन्हें? पकड़े हो, जल्दी से बोलते रहो। हाँ, क्या कहते हैं ना? न्यूक्लिक एसिड। क्यों कहते हैं ना न्यूक्लिक एसिड? सनी जी आप बताओ। नाम में छिपाया है, जो नाम मैंने बोल दिया इसमें आंसर छिपाया है। जल्दी बोलो सनी जी। सर उसमें न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा? पहले बताओ न्यूक्लिक क्यों कहा? उसमें परिवर्तन होना तेरे से उम्मीद नहीं रहती, पता नहीं क्या होगा आपकी। बस मेरा भी डर नहीं चल। तो अच्छा इधर से बताओ, न्यूक्लिक क्यों कहते हैं उन्हें? हाँ, क्यों कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और एसिड चूंकि उसमें फास्फोरिक एसिड है। बैठो 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 दोनों, न्यूक्लिक एसिड्स हैं इसने कहा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस के भीतर है ये, और उनमें क्या है? उनमें फास्फोरिक एसिड होता है, वो बेस में एसिडिक नेचर होते हैं, ठीक है। सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये, सबसे कॉम्प्लिकेटेड बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, है ना। जैन किसके बने होते हैं ये? न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। बैठो, न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं? हाँ, फॉस्फोरिक एसिड, हाँ जी, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस पेयर, और जिसमें प्रीग्रीन और नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, हाँ मतलब
पैथोजन तो वो कहता है जो बीमारी करता है। नाइट्रोजन बेस, है ना। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो बता, नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइम्स हमें पता है। कितने, कौन होता है? हाँ जी, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। और कौन कौन से हैं ये? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये 5 प्रकार के हैं, है ना। बैठो, डीएनए में इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं होता? यूरेसिल। आरएनए में इनमें कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं होता? थायमिन नहीं होता, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है ना? ठीक है, बैठो। ये जो डीएनए और आरएनए नाम दिए गए हैं किस आधार पे दिए गए हैं तू बता? ये गुंजन, बोलो गुंजन। डीएनए और आरएनए अलग अलग नाम दे दिए गए, किस आधार पे आई है? एक को डीएनए, एक डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड है, एक रिबोन्यूक्लिक एसिड है। ये एक आधार किस पे? जैन। नो 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 नो, हाँ, नो, मैं बता दूं, हाँ बताओ। शुगर के उसपे, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ शुगर पेंटोज शुगर। डीएनए में डीऑक्सीरिबो शुगर है और आरएनए में रिबो शुगर है। ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोज शुगर दे आर नेम डीएनए एंड आरएनए। क्लियर? बैठो। अब बात आती है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डीएनए का मोस्टली क्या है? डबल हेलिक्स है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है। और आरएनए का क्या है? किसने दिया था ये स्ट्रक्चर डीएनए का? वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस, एंड दे गॉट नोबेल प्राइज फॉर इट, है ना। तो बेटा यही जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जो जेनेटिक मटेरियल है, जहां से बात शुरू हुई थी, उसमें उसकी केमिस्ट्री बदल देते हैं, उसकी केमिकल नेचर को बदल देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियर किसको बदल रहे हैं हम? जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को, केमिकल कॉम्बिनेशन को बदल रहे हैं। वो किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट तो डीएनए का सब बच्चों को पता है कि नहीं पता है? देखो, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। हमने कहा था डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? 2 सूत्र हैं। जैसे आप समझिए, तो तार जो है ना, बिजली के तार होते हैं अलग अलग रंग के, देखिए आपके घरों में हो जाते हैं, वो एक दूसरे पे लिपटे हुए, हेलिक्स बनाते हुए लिपटे हुए। लेकिन यहाँ पर तार वाला कॉन्सेप्ट तो केवल हेलिक्स को समझने के लिए है। सही बात तो ये मान के चलिए, वो हमेशा पैरेलल है एक दूसरे से, कभी इस तरह से स्पर्श में आते ही नहीं। एक ऐसी सीढ़ी की कल्पना कीजिए जो राउंड होके चल रही है, वो है वास्तव में, है ना। वास्तव में ऐसी सीढ़ी की कल्पना कीजिए जो राउंड होके चलती है, जिसके 2 सिरे कभी एक दूसरे टच नहीं कर रहा है। कार में तो टच कर रहे हैं ना, तो वहां टच नहीं करते। और बीच में उसके सीढ़ी के डंडे हैं यार, नाइट्रोजन बेस। क्या है वो बच्चों? नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस है, यहाँ ये जुड़े हुए हैं। और एक सूत्र जो है उसमें नाइट्रोजन बेस की जो ये जो सूत्र है, ये किसका बना है? बेसिकली पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। और ये जो डंडे हैं ये कौन है? हाँ, और हाइड्रोजन बेस है इनके बीच में। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दूसरे सूत्र के द्वारा जुड़ जाते हैं। ये एक ऐसी सीढ़ी है जो बीच में से चिपकी हुई है, एक ऐसा पैरेलल जीना जो बीच में से चिपका हुआ है ना। क्लियर? हाँ ट्रिपल, वेरी गुड। अभी तो मैंने बताया नहीं है, कभी पकड़ में जाता है ये। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है? थायमिन से। साइटोसिन किससे जुड़ता है? और किससे जुड़ा है? बीच में कौन से बॉन्ड नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब बच्चे जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ लिया ना आपने। हाइड्रोजन बॉन्ड वही हाइड्रोजन बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होता है ना। और ये आपस में चिपके हुए हैं यहाँ, ठीक है। ये 2 सूत्र, 2 स्टैंड जो है अलग अलग भी हो सकते हैं डीएनए के, और जब अलग होते हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है ना। इसके बाद समझिए, अगर एक सूत्र अलग हो जाए
तो जिससे जो सूत्र अलग होता है दूसरा उसे फॉर्म कर लेता है, दूसरा उसे बना लेता है। ये खास बात है डीएनए की, मॉलिक्यूल्स की। क्लियर? ये बेसिक इसलिए बता रहा हूं कि ये बीच में यूज हुए हैं हमारे। तो जिसे डीएनए का स्ट्रक्चर और नेचर नहीं पता है तो वो समझ ले इस बात। तो रिप्लिकेट कर जाता है डीएनए मॉलिक्यूल्स, क्या कर जाता है? रिप्लिकेट कर जाता है, अपने जैसा डीएनए मॉलिक्यूल्स बना लेता है दूसरा। यही नेचर जो है, यही नेचर न्यूक्लिक एसिड की इस पृथ्वी पर जो एग्जिस्टेंस है हमारा जीवों का, उसे बनाए हुए है। अगर डीएनए के मॉलिक्यूल्स में ये नेचर ना होती तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं होता। हम प्रोड्यूस तो हो सकते थे, लेकिन लगातार एग्जिस्टेंस में बनने के की जो क्षमता है वो इस गुण के कारण ही होती है। तो हमने कहा हम अब इतने एडवांस हो गए हैं कि हम इस डीएनए में ही छेड़छाड़ करने लगे। इसके जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है इसमें चेंज करते हैं, और इसमें चेंज करने के बाद फिर हम जिसमें भी इसे इम्प्लांट करते हैं तो उसका फिनोटाइपिक संरचना बदल जाता है, फिनोटाइप बदलेगा। जब जीनोटाइप बदलेगा तो फिनोटाइप बदलेगा, जब जीनोटाइप बदलेगा तो फिनोटाइप भी बदल जाएगा। ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये काम इतना आसान नहीं जितना मैंने कह दिया या आपने सुन लिया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, बहुत संवेदनशील काम है, और हर एक स्तर पर पर्याप्त सावधानी और सुरक्षा की जरूरत है। आपका जो प्रोसेस है वो जर्म फ्री रहे, उसके लिए जो पूरी की पूरी प्रक्रिया की जाती है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। क्लियर? ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। और क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें, हमने डिस्कस आपके साथ किया था। अब हम इसका यूज कैसे करें, ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, अब हम इसके डेवलपमेंट को देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे बढ़ा धीरे धीरे। शुरू में क्या था, शुरू में आपके पास डीएनए को रिप्लिकेट करने के दो स्पष्ट मेथड आपको दिखाई देते थे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एडवांस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बिकॉज ये क्वेश्चन है। कौन बताएगा बिकॉज का आंसर? इधर पता है किसी को? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्यों ज्यादा एडवांस है? ये तो बहुत कॉमन सवाल है। ड्यू टू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वेरिएशन बनती है। जितना वेरिएशन होगा उतनी ही संभावना एग्जिस्टेंस की ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतने बने रहने की संभावना ज्यादा होगी। सारे सैनिक एक जैसे प्रशिक्षित होंगे तो एक ही टेक्नोलॉजी से मारे जाए, अगर अलग अलग रूप से प्रशिक्षित होंगे तो उन्हें मारने के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो वेरिएशन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। कैसे आ जाता है वेरिएशन, किसी बच्चे को पता है बात? सभी को अभी नहीं बोलना है, अभी एक दो को पता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया आपने, है ना? और आपने सेल डिवीजन भी पढ़ा होगा, दो तरह का। रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन ही तो, सेल ही तो डिवाइड हो रही है। सेल डिवाइड होने के दो तरीके हैं, कौन कौन से? मियोसिस एंड माइटोसिस। अब मियोसिस में वेरिएशन ज्यादा आता है, माइटोसिस में? पहला तो सरल सवाल ये है, मियोसिस में आता है। मियोसिस में ऐसा क्या है जो माइटोसिस में नहीं है? नहीं, इसके अलावा और क्या चीज? क्रॉसिंग ओवर के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होते हैं, जीन के नए नए पैटर्न बनते हैं, है ना? तो देयर शुड बी वैरायटी, वहां पर क्या रहती है? वैरायटी रहती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजता रहे, जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजता रहे, इसके अलावा वो और कोई कार्य नहीं करता। यानी वहां पर वेरिएशन नहीं। ठीक है बच्चों, वेरिएशन का मतलब समझे ना? देखो एक चीज समझिए आप, भाई आते नहीं बच्चों, ये मैंने दो क्रोमोसोम दिखाए हैं, है ना, न्यूक्लियस के भीतर।
अब यहां पर आपने पढ़ा है क्या बनते हैं, कायस्मेटा बनते हैं, और कायस्मेटा बनने से जो क्रोमोसोम के फ्रैक्शन है, टुकड़े हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। और फिर ये तो एक्सचेंज हो गई, एक्सचेंज से कॉम्बिनेशन बदल गया, और उसके बाद ये अलग अलग बट भी गए, एक में ये कॉम्बिनेशन चला गया, एक में, क्योंकि हर एक पेयर में से एक क्रोमोसोम जाएगा, हर एक पेयर में से क्या जाएगा, एक क्रोमोसोम। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है, ये वेरिएशन को जन्म देता है, और वेरिएशन जब आती है तो फिनोटिपिक में भी वेरिएशन आती है, उसके व्यवहार में वेरिएशन आती है ना। तो ये हम सदियों से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। इसका एक प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर सपोज कीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में आपके पास सबसे बढ़िया एक दुधारू पशु है, लोग बात देखते हैं कि आपकी गाय या भैंस बहुत बढ़िया दूध दे रही है, ज्यादा दूध दे रही है? और आपके पड़ोसी में जो लोग हैं उनकी गाय इतना बढ़िया दूध नहीं दे रही, तो वो सोचेंगे कि यार इनकी गाय इतनी बढ़िया दूध दे रही है, भैंस इतना बढ़िया दूध दे रही है, तो हमारे पास भी ऐसी ही गाय या भैंस होनी चाहिए। अब वो कहां से लाए, वो कहते हैं भैया अपनी ये बछड़ी दे देना जो होगी, हाँ। तो या फिर वो दे क्रॉस, कि भाई आपकी जो जनस है उससे क्रॉस कराएंगे, तो एक हाइब्रिड आपको प्राप्त होगा जो ज्यादा दूध देने वाला होगा। लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन में एक कमी भी आ जाएगी, क्या, सर जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो भी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी, जो उसकी अनवांटेड और साइड आप नहीं चाहते वो भी आपको ट्रांसफर हो जाएंगी। आप नहीं चाहते वो आकार में इतनी बड़ी हो, आप नहीं चाहते वो इतना चारा खाए, आप नहीं चाहते वो बार बार बीमार हो, हैं? तो यानी वो जो साइड कैरेक्टर्स हैं जो आपको नहीं चाहिए अनवांटेडली, इसमें वो भी आएंगे, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है कि आप उन्हें रोक सकें, है ना। दूध तो आपके पास आ गया, जो वांटेड एक कैरेक्टर था वो तो आ गया, लेकिन बहुत सारे अनवांटेड बातें भी उसके साथ आ गई। अब इसे रोकने की जो जिम्मेदारी आई है, वहीं से बायोटेक्नोलॉजी शुरू होती है, वहीं से बायोटेक्नोलॉजी का विकास होना शुरू होता है। हमें ऐसा डीएनए बनाना है जो क्या कर सके, चेंज करके एक नया डीएनए बनाए, एक नया कॉम्बिनेशन बनाए, इसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फिर क्या करें, फिर इसे ट्रांसफर करें विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ इनटू द होस्ट। और केवल एक ही क्यों, करके और बढ़ा, हमें इसकी संख्या बहुत सारी चाहिए, सबका फायदा हो, क्योंकि मैन, हमने कहा ना ह्यूमन वेलफेयर के लिए, तो एक का ही फायदा क्यों हो, सबका हो, बहुतों का फायदा हो और सस्ता हो, वो ऐसा भी हो कि अफोर्डेबल हो, ऐसा भी हो। क्लियर, ये बात समझ गई। तो हम बायोटेक्नोलॉजी में यही प्रोसेस पढ़ेंगे, है ना। साइट ऑफ रिकॉम्बिनेंट पढ़ेंगे हम, कि भैया ये प्रोसेस हमने कह तो दिया इतना आसान है, डीएनए निकालो डालो, ये कोई रस्सी नहीं है या सामान नहीं है यहाँ से लो और वहां डाल दो, एक सेल के अंदर सारा काम होना है, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर सारा काम होना है। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, हाईली टेक एडवांस प्रोसेस है। ये सबसे पहले किया किसने था, किसने किया था रिकमेंडेड डीएनए, किसने बनाया था सबसे पहले, कौन बताएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले किसने तैयार किया था, किसी को नाम याद है, हैं? सब भूल गए हो, हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन, 1972 में। कहां से तैयार कर लिया था उन्होंने, नहीं, साल्मोनेला टाइफी, है ना, वहां से तैयार किया उन्होंने। टाइफाइड करता है, जिससे टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, वहां से उन्होंने रिकम्बेंट डीएनए तैयार किया, और वहां से तैयार करने के बाद एक इसमें क्रांति आ गई, क्या आ गई, एक क्रांति आई, रिवोल्यूशन। बायोटेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन कहते हैं जब थोड़े समय में बहुत सारा एक्शन हो जाए, क्रांति का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड कम हो और एक्शन क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, उसे हम क्रांति कहते हैं, बाकी को चेंज कहते हैं।
बाकी के लिए हम चेंज शब्द यूज करते हैं कि भाई चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़े समय में एक बिग चेंज आ जाए तो दैट इज रिवोल्यूशन। क्लियर? तो उसके बाद इन दोनों के वर्क के बाद, इन दोनों की कोशिशों के बाद हमारी बायोटेक्नोलॉजी को पंख लग गए, है ना? हाँ, वो काफी तेजी से विकसित हुई। प्रोसेस क्या है बच्चों, देखो प्रोसेस को समझना। सबसे पहले तो हमें उस जीन की पहचान करनी है, उस कैरेक्टर की पहचान करनी है जो हमें चाहिए, दैट इज नोन एज डिजायर जीन। उसे हम क्या कहते हैं? हमारी इच्छा का जीन। ठीक है? और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एक बात ध्यान रखिए, जो डिजायर जीन होगा ना वो एक या दो ही होगा, ये नहीं होगा बहुत सारा होगा, ये स्पेसिफिक बात है। अब इस डिजायर जीन का करें क्या? इससे इसमें से अलग करना जरूरी है। अब डीएनए को कैसे काटें? डीएनए का सपोज कीजिए ये डीएनए है और इसका हमें ये हिस्सा डिजायर है हमारा, तो इसे काटना है। तो काटने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मोलिक्यूलर। अब मोलिकुलर सीजर का मतलब ये है ऐसी सीजर जो मोलिक्यूल को काट दे, क्योंकि ये डीएनए का मोलिक्यूल है ना? और ये सीजर क्या होगी भाई? ये कोई सीजर और कुछ नहीं होगी, कुछ एंजाइम्स होंगे जिन्हें क्या कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या एंडोन्यूक्लियसिस। एंडोन्यूक्लियसिस, ये दो टाइप के होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि न्यूक्लियसिस हैं, दे आर न्यूक्लियसिस और टू टाइप। कौन कौन से? एक्सोन्यूक्लियसिस एंड। अब डीएनए का अणु काटना है। देखो बायोटेक्नोलॉजी को अगर बिल्कुल ऐसे समझोगे ना जैसे कि आप एक सिंपल काम करने पे समझ रहे हैं तो बहुत इजी समझ में आएगी। तो अगर आप सोचोगे कि यार ये पता नहीं क्या चीज है, कितनी हाई टेक्नोलॉजी, हाई तो नहीं है ये, हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर एक स्तर पे आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है। अभी ये भी जो बातें मैं इतनी आसानी से बता रहा हूं आप देखेंगे ये भी फिर आगे फर्दर कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। तो भैया दो तरह के मोलिक्यूल्स को, डीएनए को काटने वाले एंजाइम हैं, एक एक्सोन्यूक्लियसिस, एक एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियसिस है भाई, डीएनए का तो बहुत बड़ा है, ये केवल सिरे सिरे अलग कर सकते हैं। मान लिया ये मोलिक्यूल्स है तो केवल एक ही कट मार सकते हैं, वो केवल वन कट मार सकते हैं, तो वन कट से तो सिरा ही इस्तेमाल, सिरा ही अलग हो सकते हैं। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियसिस है वो दो कट से अलग कर सकते हैं, एक कट ये लगा, एक कट ये लगा, तो ये पूरा हिस्सा अलग हो गया। क्लियर? अगर बीच का हिस्सा हमें करना है तो वो किससे आएगा? एंडोन्यूक्लियस से आएगा। सबसे पहले हमें डिजायर जीन चाहिए, फिर डिजायर जीन को काटने वाला मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए या एंडोन्यूक्लियस चाहिए। ठीक है? 1963 में, 1963 में इन्हें खोजा। इस्चीरिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है और उसके अंदर एक वायरस अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज। क्या करता है? बैक्टीरियोफेज। अब इस्चीरिया कोलाई इस बैक्टीरियोफेज से बनने के लिए अपने अंदर कुछ तैयारी करता है, तो वो दो तरह के एंजाइम बनाता है। इससे बचा कैसे जाए? इसका म्यूटेशन, इसका जो रिप्लिकेशन हो रहा है, इसका जो रिप्रोडक्शन है वो सेल के अंदर कैसे रोका जाए? वो उसे और कुछ नहीं लगता, ऐसा एंजाइम बना दो इसका डीएनए ही काट, क्या कर दो? तो दो तरह के वो एंजाइम अपने अंदर डेवलप करता है, एक वो जो उसके डीएनए को काट दे, लेकिन अब वो ये भी सोचता है कि इसका डीएनए कट के कहीं मेरे डीएनए से ना जुड़ जाए, तो उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच करके कि भाई ये ना जुड़ जाए मेरे से। तो यहां पर चूंकि काटने का काम जिस एंजाइम ने किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दे आर एंडोन्यूक्लियस। वो क्या है? एंडोन्यूक्लियस है। तो आपने देखा कि ये सारा का सारा प्रोसेस अभी तक जो हुआ है डीएनए के मॉलिक्यूल से डिजायर जीन को काटने का है। क्लियर? अब इस डिजायर जीन को काट लिया, ठीक है? काटने के बाद आपके पास डिजायर डीएनए आ गया।
ये भी मोटा मोटा पढ़ रहे हैं अभी और डिटेल आगे, हाँ इसमें इसमें भी कुछ अंदर है बातें, छिपी हुई बातें, वो भी आगे आएंगी प्रोसेस में जब पढ़ेंगे। अब इसका क्या करें भाई, काट लिया डीएनए। वेक्टर में अब आपको, चूंकि आपका जो होस्ट है उसमें आपको पहुंचाना है, और उसमें पहुंचाने से पहले आप चाहते ये है कि एक वेक्टर का सहारा लें, वो वेक्टर दो काम करे, यस उसे पहुंचाए भी और बहुत सारा कॉपी करके पहुंचाए, यस है ना, बहुत सारी कॉपी करके पहुंचाए। ऐसे वेक्टर की खोज होती है। सबसे पहले तो यहां पे दो बातें रहेंगी, ये जो आपका डिजायर जीन है ये लिया कहां से जाएगा, ये और नंबर दो, ये डाला कहां पे जाएगा। लिया कहां से जाएगा, कोई भी कैरेक्टर आपको पसंद आ रहा है किसी में, वहां से लेंगे आप। अब हमें इसे वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो वेक्टर मेनली कौन होगा, प्लाज्मिड। यस अभी शांत, यहीं पे शांत, क्या है, प्लाज्मिड। क्या नाम लिया मैंने, प्लाज्मिड। कितने बच्चों को ये टर्म याद आई, प्लाज्मिड, एक बच्ची को याद आई। ये एक बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु की कोशिका कैसी होती है, वो बच्चा बताएगा। जीवाणु की सेल कैसी होती है बेटा, नहीं पता, नहीं यार, तो कोई भी बता देगा कैसी होती है। सेल कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट। तो जीवाणु की सेल कैसी है, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट क्यों है, डेवलप क्या नहीं है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर उसमें नहीं है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर उसमें नहीं। ये तो सेकंड कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर क्या है, पहला कैरेक्टर ये है, दे हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो रिप्लिकेट होगा, लेकिन इसमें इस डीएनए के अलावा, इस न्यूक्लियर पार्ट के अलावा एक और सर्कुलर डीएनए भी हो सकता है जो ऑटोनॉमसली रिप्लिकेट कर सकता है विदाउट कंट्रोल ऑफ मेन न्यूक्लियस। इसका कोई कंट्रोलिंग उसके ऊपर नहीं है। एंड दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इन्हें क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। इसी प्लाज्मिड को हमें वेक्टर बनाना है, इसी प्लाज्मिड को हमें क्या बनाना है, वेक्टर। और ये वेक्टर तभी बनेगा जब हमने जो डिजायर जीन है, जो हमने अलग किया है, काट के अलग किया है, उसे इस प्लाज्मिड में ट्रांसफर करें, इसमें चिपका दें इसे। क्लियर, क्यों चिपकाएं, क्यों, तो भी रेप्लिकेट नहीं करेगा हाँ, चलो फिर वो जीन आएंगे चिपकाने की जरूरत इसलिए है बच्चों, क्योंकि अगर हमने जो काटा है और वो वेक्टर में डायरेक्ट डाल दिया तो वो इतना हिस्सा रिप्लिकेट करने की पावर नहीं रखता। अगर हमने डाल तो दिया, हम खुश हो गए कि हमने अपना डिजायर जीन डाल दिया उसके अंदर जो हमें चाहिए था, लेकिन वो तो रिप्लिकेट नहीं कर रहा है, तो हमारा तो सारा उद्देश्य खत्म। भैया हमें उसे रिप्लिकेट भी कराना है प्रॉपर, तो रिप्लिकेट कराने के लिए उसे हमें यहां पर इसके हिस्से का, इसका हिस्सा बनाना जरूरी है, इस सर्कुलर डीएनए का पार्ट बनाना जरूरी है। और इसका पार्ट बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चिपकाने वाला एजेंट चाहिए, पहले तो काटने के लिए बस यहीं तक चाहिए अभी, डीएनए डीएनए लाइगेज ही चाहिए अभी, डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, क्या करेगा, जो हमारा डिजायर, देखो सपोज कीजिए, इसे मैं समझा रहा हूं आपको, पहले तो क्लियर करूंगा फिर पेन लाऊं। हमारे पास
ये प्लाज्मिड है और ये वो डीएनए है जिसमें से हमें डिजायर जीन लेना है। सपोज कीजिए इसके कैरेक्टर में हमें एक कैरेक्टर पसंद आया, एक, और हमने देखा कि उसका जीन तो भैया यहां पर, कहाँ है, यहां पर। अब मुझे वो अपने इसके अंदर, इस वेक्टर के अंदर डालना है, ये वेक्टर है। Yes, sir. अब इस वेक्टर के अंदर डालने के लिए मुझे कहीं पर भी इसे डालना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मुझे इसे भी काटना पड़ेगा। Yes, sir. इसे बिना काटे तो इसे चिपका नहीं सकता मैं, Yes. है ना। अब मैंने कहा है इसे काटने के लिए मैंने एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया है। Yes. इसे काटने के लिए मैंने एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया है। क्लियर। Yes. एंडोन्यूक्लियस जो है, हाँ, एंडोन्यूक्लियस जो है वो 900 से ज्यादा प्रकार के हैं, 900 से ज्यादा प्रकार के हैं, और 230 स्ट्रेन से वो प्राप्त किए गए हैं। ठीक है। अब यानी वो 900 तरह के एंडोन्यूक्लियस हैं। अब मैंने एक एंडोन्यूक्लियस अपना डिजायर जीन काटने के लिए इस्तेमाल कर लिया, अब मुझे इसे भी काटना है। अब इसके लिए मुझे वही एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए या कोई भी एंडोन्यूक्लियस जो इसके प्लाज्मिड को काट सके मैं यूज कर सकता हूँ, हैं? सेम होना चाहिए। कोई सा भी हो, नहीं, सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। क्यों? उसी साइड से काटना है ना, हैं? उसी साइड से कट करना है ना। साइज से, साइड से, बेस पेयर को कट करता है क्योंकि हाँ, देखो साइड तो बदल सकती है लेकिन बेस पेयर नहीं बदल सकती, बेस पेयर नहीं बदलना चाहिए। देखो मैंने बताया डीएनए की संरचना, इसलिए मैंने बताया डीएनए को काटने का मतलब क्या है, डीएनए को काटने का मतलब नाइट्रोजन बेस से काटना। अब एडेनिन थाइमिन साइटोसिन कहीं से थोड़ा ना काट देंगे हम, इसका भी एक अभी प्रोसेस बताऊंगा कहां से कटेगा, लेकिन ये फिलहाल ये बताया गया है कि दोनों के लिए सेम एंडोन्यूक्लियोजिड चाहिए। ठीक है। ये जो एंडोन्यूक्लियोजिड हैं, एंजाइम्स हैं, इनके नेम नोमेनक्लेचर हमने बताई थी आपको, जैन बताई थी, खड़े हो जाओ जैन। एल, एल गलत लिखा गया यहाँ पर, ये बताई थी हमने, इसका नाम आ गया, ये कहां से आया ये नाम, किसकी जीनस का है, किसकी जीनस, किसकी जीनस, जिस स्पीशीज से एंजाइम लिया गया है, जिससे वो लिया गया है, जिस जहां से वो एंजाइम निकाला गया है उसकी जीनस, जहां से वो लिया गया उसकी जीनस। और बाद के दो, नेक्स्ट वाला थर्ड वाला ये स्पीशीज। स्पीसीज, ठीक है, और ये स्ट्रेन। स्ट्रेन। अब फंसो गए यहाँ पर, ये क्या है, कौन से रोल नंबर का सीक्वेंस, कौन सा रोल नंबर, जो जिस सीक्वेंस में मिले होंगे कितने होंगे, डिस्कवरी डिस्कवरी, नो, फर्स्ट साइड एक्सट्रैक्ट, जिस नंबर पे वो एक्सट्रैक्ट, मैंने उस दिन पहले बताया था ये ऐसे। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले कौन डिस्कवर हुआ, हिंद फर्स्ट क्यों नहीं, हिंद भाई, हमने जिस नंबर, इसका मतलब ये डिस्कवर, ये एनसीईआरटी में लिखा गया, एनसीईआरटी में लिखा गया, ये डिस्कवर तो बहुत पहले हो गया था, एक्सट्रैक्ट 5 साल बाद हुआ, एक्सट्रैक्ट कितने साल बाद हुआ, लेकिन इसका मतलब है उससे पहले हिंट फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गया। तो हमें ये देखना है कि रोमन नंबर दिया जाएगा एक्सट्रैक्शन, इस टाइम पे वो किस नंबर पे एक्सट्रैक्ट हुआ है। क्लियर। बैठो। अब हमने एंडोन्यूक्लियस के बारे में बता दिया, कट कर दिया। अब कट करने के बाद सबसे पहले बात यह है कि कट कहां से करेगा जी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कौन बच्चा बताएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, इधर बताएगा कोई,
डीएनए के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या बनेगी बताओ। पैलिंड्रोमिक शब्द का अर्थ होता है उल्टा सीधा एक समान। और डीएनए में कितने स्ट्रैंड है बच्चे? दो। और दोनों से कौन जुड़े हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस इधर से चल रही है, वहीं पर दूसरी तरफ उससे उल्टी चले। ऐसे शब्द जो उल्टे सीधे एक समान हो पैनिड्रोमिक कहलाते हैं, पैंड्रोमिक कहलाते हैं। जैसे मलयालम आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। उसके अलावा नमन, हाँ है ना। काफी वर्ड ऐसे हैं जो उल्टे सीधे एक तरह के होंगे, उन्हें पैंड्रोमिक कहते हैं। तो बेटा अगर हम इसके लिए देखें तो इसके लिए पैंड्रोमिक सीक्वेंस है सी जी जी। एक मिनट उल्टा हो गया ये। हैं? पेन से ही जाएगा। अच्छा पेन से ही होगा ही रे, हाथ से नहीं जाएगा। सी ए टी टी सी और ये हो गया सी टी टी ए जी। ये सीक्वेंस हो गई। अब ये आप देखें कि ये एक स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड ये है डीएनए का। इधर से चलो और इधर से चलो, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे सीधे एक समान है और इन्हें हमने क्या नाम दिया? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब एक और बात है, एक और विशेष बात याद रखनी है। ये जो ई को R1 है, ये केवल काटता कहां से है? जी और ए के बीच से। यहां कट मारेगा ये, एक कट यहां और एक कट यहां, यही कट मारेगा। अब ये कट जो है, अब इस सीक्वेंस में तो ठीक है इस तरह से है, कुछ सीक्वेंस और भी हो सकती हैं। ये कट जो है बच्चों दो तरह से हो सकता है, एक ब्लंट और एक स्ट्रेट। ब्लंट में अगर यहीं पर ब्लंट में सीक्वेंस में अगर कॉम्बिनेशन इस तरह से बने कि बिल्कुल यू काट दिया जाए तो ये ब्लंट कहता है। और ब्लंट कट जो है स्टिक नहीं हो सकते। लेकिन जो स्टिकी होते हैं उसमें अगर आप देखेंगे, यहां से काटा इसने, यहां से, और ये हिस्सा काट दिया और दूसरा हिस्सा ये रहा, इसे मैंने इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये स्टिकी एंड और ये किससे चिपकेंगे? लाइगेज। ये किससे चिपकेंगे? लाइगेज से। अब बात यहां पे चल रही थी कि भैया हमें ये हिस्सा काट के सपोज कीजिए हमें यहां करना है। पहला जवाब तो यह करना क्यों है? क्योंकि जब तक हम इसे यहां चिपकाएंगे नहीं, ये रिप्लिकेशन नहीं होगा, ये कॉपी नहीं बनाएगा, इसकी फर्दर कॉपियां नहीं बनेगी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम ये काटने का जो काम है ये अनसेट नहीं होगा, एक सीक्वेंस से हो। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है, जरूरी नहीं है कि वो केवल एक ही जगह से कट मारे, इस पूरे प्लाज्मिड के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है वो, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा कि उसमें पैलिंड्रोमिक साइट कितनी है। और जहां पे भी जीए वाली साइट मिलेगी वहीं से कट मारे, वहीं से क्या करेगा वो? कट कर देगा। वहीं से क्या कर देगा वो? कट कर देगा, काट देगा। चलिए अब आपको
इसके कई कारण हैं, अभी आएंगे वो। अभी हम देखेंगे क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, स्पेशलिटी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होनी चाहिए। यहां तक बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? हैं? तो अब तक आप कितना सीखे ये बताओ। सबसे पहले क्या चाहिए? DNA जहर। DNA उसे काट उसे काटने के लिए ऐसा फिर तीसरे नंबर पे वेक्टर। हाँ भाई वेक्टर से चिपकाना पड़ेगा, चिपकाने के बाद उसकी क्लोनिंग करानी पड़ेगी, तो फिर तब होस्ट का नंबर आए। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया ये प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अब इसमें जब कटिंग आपने कर दी तो कटिंग में सबसे पहले क्या बात आई? कटिंग जब आप करेंगे, कटिंग करने पे बच्चे जरूरी नहीं है कि वो प्लाज्मिड एक ही जगह से कटेगा, उसके कई टुकड़े हो सकते हैं। ये प्लाज्मिड है, इसमें सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस कहीं कहीं से भी कट सकता है। सपोज कीजिए ये कट गया, ये कटा यहां से, तो भैया डीएनए के कई टुकड़े आपको मिलेंगे, डीएनए फ्रैक्शन हो गया। आपको इसमें से डिजायर जीन चाहिए, इसमें कैसे लें? सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन या डीएनए कैसे करें? सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन कैसे किया जाए? इसके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं बच्चों? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है। एक मशीन के अंदर, वो वोल्टामीटर में किया जाता है, इसके लिए एक मशीन होती है। इस मशीन में बेटा दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके ही जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें अलग किया जाता है। क्लियर? अब सब बच्चे शांत रहेंगे और एक प्रश्न का जवाब देंगे जो कि महत्वपूर्ण है। कोई एक दूसरे को बात नहीं करेगा और उसका जवाब देंगे। अब हमें, जब हम कह रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये, और डीएनए के मॉलिक्यूल को हमें पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ में से एक तरफ खींचना है, या तो पॉजिटिव की तरफ खींचेंगे या नेगेटिव की तरफ खींचेंगे, है ना? तो यहां पर दो प्रश्न आ गए। पहला तो ये कि पॉजिटिव की तरफ खींचेंगे या नेगेटिव की। जवाब अभी नहीं देना, ये डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव की तरफ जाए या नेगेटिव की तरफ जाए, कि खुद उसका चार्ज कैसा है। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया उसका खुद का चार्ज कैसा है। कितने बच्चों को ये बात पता है डीएनए पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज? उस बच्ची ने हाथ खड़ा कर रखा है। हाँ, डीएनए वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों है नेगेटिव चार्ज? फोस्फोरिक एसिड उसके पास है, PO4 है। क्या है? PO4 है। इसका मतलब अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो किधर जाएगा? वो पॉजिटिव साइड जाएगा, पॉजिटिव की साइड जाएगा। अब इनके बीच में आपने जो डीएनए काटे, उन्हें, ये जो आपका एपरेटस है, इसमें छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं जिन्हें वेल कहते हैं, कुएं। मशीन मैंने चाहे जैसी रख दी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इन्हें क्या कहते हैं? वेल। और इन वेल के अंदर वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। अब हम इसके बीच में एक जेल इस्तेमाल करते हैं, एक मीडियम इस्तेमाल करते हैं, जेल। और उस जेल का नाम क्या है? एगेरोस। कहां से मिलता है ये? ये पॉलीमर है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है एल्गी से, सीवीड से। सीवीड एल्गी होते हैं, PO5 जो किससे इस्तेमाल, कहां से अलग किया गया है? एग्रो एगेरोस कहां से किया गया? एक्सट्रैक्ट।
सीवीड से, कहां से? और अपने इसकी केमिकल नेचर क्या है? पॉलीमर। क्लियर? यहां पर इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कर रहे हैं हम, मीडियम के लिए इन्हें यूज कर रहे हैं। Yes, sir. अब दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट देने पर डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं Sir. वो मूवमेंट करने लगते हैं। डीएनए के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट डिपेंड करता है उनके साइज पर, नॉट वेट, Yes. ओनली साइज। जितना बड़ा साइज होगा उतना कम मूवमेंट डीएनए के मॉलिक्यूल्स का होगा, और जितना ज्यादा छोटा साइज होगा डीएनए उतना ही तेजी के साथ जाए। So, politics. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है? Yes, sir. तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट हैं भाई, टुकड़े हैं। मुझसे कहती थी तो यहाँ पे ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिया गया है ना? इसमें आप देख रहे हैं कि डीएनए कहाँ चला गया? पॉजिटिव साइड चला गया। अब भैया जो डीएनए है वो इनविजिबल है, दिखता नहीं है ना, वो दिखता नहीं है। तो कैसे देखें? आप बायोलॉजी में देखने के लिए स्ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, इसे स्ट्रेन किया जाएगा। तो स्ट्रेन होना चाहिए आपके पास कोई ना कोई, आपने प्रैक्टिकल किया है लियोसिन से, सेफ्रेनिन से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और आगे है, सीरियम ब्रोमाइड, और एक कलर का हो जाएगा ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से इसे स्टेन करते हैं। किससे करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड से। और स्टेन करने के बाद सिंपल लाइट में तभी भी दिखाई नहीं देगा। अब आपको चाहिए कि कौन सी लाइट है? अल्ट्रावायलेट ना, लाइट चाहिए। क्या होती है अल्ट्रावायलेट रेज? कौन बताएगा मुझे अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में? फिजिक्स पढ़ लिया? फिजिक्स में पढ़े हो अल्ट्रावायलेट रेज को? कितने बच्चों ने पढ़ा? हाँ, पेज में ला सकती है और तो में लाइट है। हाँ, हैं? हाँ, तो दोनों में अंतर आ गया नहीं? देखो इसका एक सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा तरीका है। आपने 12th तक फिजिक्स के बारे में पढ़ा है, और जिप वायर भी आपने पढ़ा है। क्यों? आप जो वायलेट है, जो वायलेट से भी नीचे हो, वायलेट से भी परे हो, वो पराबैंगनी है। जो वायलेट से भी परे हो वो कौन है? पराबैंगनी है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट है। अल्ट्रा मैंने नीचे, वायलेट के भी नीचे हो, यानी जिसकी वेवलेंथ वायलेट से भी कम हो, दे आर अल्ट्रा वायलेट रेस, है ना? और जो रेड से भी ऊपर हो दैट इज इंफ्रारेड, जो रेड से भी ऊपर हो वो, और जो इन दोनों के बीच में है यही विजिबल है। विजिबल लाइट इतनी ही है ना? तो यूवी के अंडर में हमें देखना है किन्हें? डीएनए के स्टेन्ड फ्रेगमेंट्स को। तो वो कैसे रंग के दिखाई देंगे? ऑरेंज कलर में दिखाई देंगे। किस कलर में दिखाई देंगे? ये सब क्वेश्चंस हैं जो मैं एक एक लाइन में आपको बता रहा हूँ। ये आप सोच रहे हो ये ऐसे ही बताए जा रहे हैं, इन पे ही क्वेश्चन बनेंगे। जो एक एक पॉइंट को मैं चेक आउट कर रहा हूँ, हाँ इन पे ही क्वेश्चन है, तो दिखाई देंगे। ठीक है, हमें दिख गया कि भैया ये हमारा डिजायर जीएन है। अब क्या करें इसे? नहीं, अभी तो ये जेल से चिपका हुआ है। जेल में ये एब्जॉर्ब है या एडजॉर्ब है? बताओ। एडजॉर्ब। क्या अंतर है दोनों में? वेरी गुड। हाँ, एडजोर का मतलब है सरफेस पे है उसके,
ये अंतर है एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्ब में। अब इसे करने के लिए कोई ना कोई हमें डालना पड़ेगा, नहीं इथिलीन ब्रोमाइड स्टेन करने के लिए जो डाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हैं? मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, नाम नहीं, मैं उनकी श्रेणी पूछ रहा हूँ। जैसे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे एक तरफ होता है एसिड्स होते हैं। अच्छा ये प्रोसेस क्या कहलाता है ये बताओ? हैं? नहीं, इल्यूशन, और वो कहलाते हैं इल्यूएंट। उन्हें क्या कहते हैं? इल्यूएंट। और ये प्रोसेस इल्यूशन कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? जैन समझ में आ गया? पूरा समझ में आया ये प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस का एंड देन इल्यूशन का आ गया समझ में? अब क्या करें? हमारे पास डिजायर डीएनए हमारे हाथ में, देन व्हाट विल वी डू? हैं? कहाँ? मैं भी एकदम होश में। एक माध्यम चाहिए वेक्टर। क्या चाहिए? वेक्टर। अब हमें चाहिए क्लोनिंग वेक्टर। क्या चाहिए बेटा? क्लोनिंग वेक्टर। वेरी गुड। अच्छा ये बात मुझे बताओ, एक और बात समझ में, जो हम डीएनए निकालते हैं और प्लाज्मिड में डालते हैं तो कहाँ उसे लाइगेज के द्वारा चिपकाने में सबसे ज्यादा फायदा रहेगा? क्या? अगर हम उससे रिप्लिकेशन कराना चाहते हैं। ओ आर आई, क्या मतलब है ओ और आई का? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कहने का अभिप्राय ये है बच्चों, जब हमने कोई डीएनए का पार्ट अलग किया डिजायर जीन का, जब उसे प्लाज्मिड में चिपका रहे हैं तो ऐसे नहीं कि पूरे प्लाज्मिड में कहीं भी चिपका देंगे, उसे ओआरआई पे चिपकाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्लोनिंग वेक्टर में क्या खास बात देखनी पड़ेगी ये बताओ? कुछ खास बातें देखनी। वेरी गुड। पहला पॉइंट तो यही है कि नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा दे। जो बैक्टीरियो फेज है, बैक्टीरियो तो बहुत सारी कॉपी देता है क्योंकि इसका नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, सेल के अंदर इन्फेक्ट करता है तो नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो नंबर ज्यादा है तो जिसके साथ हम चिपकाएंगे उसकी कॉपी भी ज्यादा होंगी। ऐसे ही प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इससे कम है। प्लाज्मिड में एक या दो होती हैं, कुछ में 100 तक हो जाते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें ये डिफाइन करना होता है कि हमें कितनी कॉपी चाहिए, हमें कितनी कॉपी चाहिए। जितनी हमें कॉपी चाहिए उतनी ही कॉपी का हम प्लाज्मिड चूज करते हैं या वेक्टर चूज करते हैं कि हमें बैक्टीरियोफेज चाहिए या प्लाज्मिड चाहिए। क्लियर? अब हमारे पास प्लाज्मिड आ गया है, हमें यह भी पता लग गया है कि पहला कैरेक्टर उसमें होना चाहिए, उसकी क्लोनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और हम उसे कहां लगा रहे हैं? ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा वेक्टर के प्लाज्मिड में ये साइट होनी चाहिए। नंबर एक, ये दो काम करती है, एक तो रिप्लिकेंट करती है, एक नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए उसे भी कंट्रोल करती है। ये दो महत्वपूर्ण काम करती है। क्लियर? तीसरा है, अब दो बातें आएंगी, फिर दो बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, हमने नंबर ऑफ कॉपीज पे से चिपका दिया, अब हमें मार्कर भी चाहिए, रेस्ट्रिक्टिव मार्कर चाहिए। मार्कर क्या होते हैं? व्हाट आर मार्कर्स? कौन होते हैं, ये नहीं क्या होते हैं पूछा मैंने। हाँ, जो मतलब जो भी एंटीबायोटिक्स पे डाले, क्या चीज देखो मार्कर से मतलब मैं कहूँ मार्कर पेन लिया हो तो आप मार्कर से मार्क करते हो, तो बेसिकली वही बात वही दिमाग में आती है। तो मैंने कहा मार्कर क्या है? वो आइडेंटिफाइड करते हैं किसका? ट्रांसफॉर्म्ड है या नहीं है। ट्रांसफॉर्म्ड, रिकम्बेंट तो है वो। अब ट्रांसफॉर्म्ड है या नहीं, इसका क्या मतलब है?
कर सकते हैं कि वो सेल में मतलब कि जब अगर से सर कि वो उसके एंटीबायोटिक्स डालने के लिए रेजिस्टेंस है या नहीं कोई ना हो रेजिस्टेंस है ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्म का मतलब समझिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो आप जान गए। यस सर ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है बच्चे, हमने डीएनए को चिपकाया और चिपकाने के बाद हमने उसे पास भी कर दिया, ठीक। लेकिन तीन कंडीशंस हैं। देखो, पहली कंडीशन, हम जिस डीएनए को लाइगेज के द्वारा लगाना चाह रहे थे उसमें उसके साथ वो लगा ही नहीं और हमने उसे डाल दिया, तो ये क्या है, नॉन ट्रांसफर, ठीक। एक वो है, गया तो है वो, लेकिन वो रिप्लिकेट नहीं कर रहा है, वो रिप्लिकेट नहीं कर रहा है। अब रिप्लिकेट नहीं कर रहा है या रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब है, आपने भी बताया एंटीबायोटिक्स होते हैं, भी मैं बताऊंगा। तो जिस, हाँ, ये है कि रेस्पॉन्स करेगा, उस एंटीबायोटिक के विरुद्ध रेस्पॉन्स देगा, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये मार्क करने का काम एंटीबायोटिक्स का है। कोई भी प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के विरुद्ध उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं ना। एंटीबायोटिक्स की तरह होते हैं क्या, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है और एम्पिसिलिन, ये दो तो याद रख, क्योंकि यही आपके एग्जाम के में, वैसे तो बहुत सारे डायग्राम में दो करके समझाया है, वैसे चार दे रखे हैं। वैसे कितने दे रखे हैं, चार दे रखे हैं। इन चारों को याद होना चाहिए वैसे तो। ये क्या करते हैं, बात करते हैं भैया, जिसके भी विरुद्ध उसमें एंटीबॉडीज या दूसरे समय एंटीबायोटिक्स जिसके विरुद्ध है, अगर वो नहीं है उसमें, उस पर रेस्पॉन्स नहीं करता है, तो वो तो मार देगी उसे। वो एंटीबायोटिक तो क्या कर देगी, उसे मार देगी, ठीक है। ओके सर, तो यहां पर देखिए, ये प्लाज्मिड उसमें कई अलग अलग साइट है। अच्छा, वो सेंसिटिव भी अलग अलग किसके लिए है, एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स के लिए, है ना। अलग अलग साइट्स हैं उसमें, बहुत सारी साइट्स हैं, क्लियर। अब उसमें टेट्रा रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, EOR1, BBR, एक डायग्राम आप देखिए अपने बुक में, प्लाज्मा का दिखाया हुआ है। हाँ, क्या है ये, वेक्टर है। ये क्या है, वेक्टर है, प्लाज्मिड है, जिसमें आपको डीएनए को जो वांछित है, आपने वो गलत 322 322 है ये, 322 अलग अलग एंडोन्यूक्लियस के लिए सेंसिटिव है आपने। लेकिन जब आप एक डीएनए को चिपकाएंगे दूसरे डीएनए पर हिस्से को, तो चिपकेगा तो है, लेकिन एक साइड को अलग भी करेगा। मान लिया यहाँ पे चिपका दिया आपने, अब जब यहां से चिपकाएंगे तो ये कटेगा भी, और ये कटेगा भी, तो रेजिस्टेंस है किसके विरुद्ध था, टेट्रासाइक्लिन के विरुद्ध। अब जैसे ही ये कट के आपने उस प्लाज्मिड को लगाया, ये टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टर नहीं रहा, हाँ, एम्पिसिलिन के रेजिस्टर अब भी है यहाँ, ठीक है। अगर यहां लगाएंगे तो एम्पिसिलिन के लिए वो रेजिस्टर नहीं, हाँ। अब आपने ये जो प्रोसेस है, आपने एक चीज को इंसर्ट किया, ये दूसरी चीज इनएक्टिवेट हो गई, तो इसे कहते हैं इंसर्शन इन एक्टिवेशन। क्या कहते हैं, इंसर्शन इन एक्टिवेशन। और यही वो कैरेक्टर है जो हमें ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म
डीएनए की पहचान करा देगा। ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म डीएनए की पहचान करा दे। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? हैं? आ गई? क्या क्या समझा अब तक आपने, ये बताओ। क्या क्या समझा, जल्दी बताओ। नहीं, अभी नहीं पढ़ी, अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो क्लास है। अब मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पूछ लूं? अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, स्टेप ही पूछूं? हाँ जी। सर डिजायर डिजायर जीन को, है ना, डिजायर जीन है, ठीक है। पहला स्टेप है डिजायर जीन। अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा? चैन, इस डिजायर जीन को क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक हमारे पास डिजायर जीन आ गया, अब उसे क्या करें? कट करें। देखो, कट किसकी हेल्प से करें? कट किसकी हेल्प से करें? है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बैठो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कब खोजा गया था सबसे पहला? 1963 में। कौन सा था वो? एंड सेकंड था, ये गलती मत करना, एंड सेकंड था। ये एंजाइम, कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम हो, कहाँ काम करते हैं? डीएनए के अंदर तो करते ही हैं, क्योंकि डीएनए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? आगे पीछे सेम। तो न्यूक्लियोटाइड में कैसे होगा, ये डीएनए में कैसे होंगे? वर्ड ऑर्डर जो है उनका, जो वर्ड सीक्वेंस है, वर्ड ऑर्डर है, वो आगे और पीछे से एक साथ। तो डीएनए में कैसे होगी ये हम डीएनए के दो स्टैंड में देखते हैं। देखो, जो सामान्यतः आप खेलते हैं वो सिंगल स्टैंड खेलते हैं, है ना। आप खेलते हैं, जैसे एक अक्षर का नाम बताओ, उल्टा सीधा एक समान, आपने क्या लिख दिया? डांडा, है ना। ले, ले, लेकिन लेकिन डीएनए के केस में यहां पर डबल स्टैंड में ये काम होना चाहिए। ये पैलिंड्रोमिक कहां बनना चाहिए? डबल स्टैंड, है ना। यानी इधर से एक समान और इधर से एक समान। हाँ, डीएनए, ठीक है, बैठो। इस डीएनए को जो हमने अलग कर दिया है, डीएनए के फ्रेगमेंट को एंडोन्यूक्लियस, क्या एक ही हिस्से से वो काटेगा उसे? कितने हिस्सों से काट देगा? दो हिस्सों से काटेगा डीएनए को। नहीं सेम नाइट्रोजन बेस से काटेंगे। सेम नाइट्रोजन, क्या? हाँ, अब आप खड़े हो। एक डीएनए के मॉलिक्यूल में क्या एक ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो सकती है, या एक से ज्यादा भी हो सकती है? एक ही होगी, एक से, अगर एक से ज्यादा है और होती ही है, हाँ, तो वो क्या करेगा? सर वो सीक्वेंस से काटेगा। हर उस सीक्वेंस से काट देगा जहां जहां वो पाई जाएगी। इससे हमें डीएनए के क्या मिलेंगे? जो हमारा डीएनए गोल था वो क्या मिल जाएगा? टुकड़े मिल जाएंगे, फ्रैक्शन। इन डीएनए के फ्रैक्शन को हम कैसे अलग करेंगे? कौन सी टेक्निक से अलग करेंगे? आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए कैसे करेंगे? क्या नाम है उसका? उस प्रोसेस का नाम क्या है? कौन बताएगा? तुम बताओगे? बाल को बताओगे? ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक भी है, क्योंकि सारा काम मॉलिक्यूल और डीएनए में चल रहा है। तू बताएगा बेटा? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नहीं, कौन बताएगा? हाँ, चैल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं? चैल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रिंसिपल क्या है, पूछा गया है? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट, मैकेनिकल, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बेसिस है इसका? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसमें डीएनए के जो मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज होकर जाते हैं या क्या होते हैं? डिफ्यूजन होता है, हाँ, मूव करते हैं साइड पे।
डिफ्यूज नहीं होते, तो फोर्स लगता है, ईएमएफ लगता है उनके ऊपर, उस वो ईएमएफ उन्हें पुश करता है एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाने के लिए, है ना? एक फोर्स लगता है उनके ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट से एक फोर्स क्रिएट होता है उनके ऊपर, और उसके वो थ्रू वो मूव करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर? डीएनए के मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए किस पदार्थ से स्टेन करते हैं उसे? इथीडियम, इथीडियम ब्रोमाइड से जब हम डीएनए को स्ट्रेन करके विजिबल लाइट में देखते हैं तो डीएनए मॉलिक्यूल्स येलो कलर के, ऑरेंज कलर में दिखाई देने लगते हैं। चले जाओ, ये बात पूरी तरह से सही है या कुछ हिस्सा सही है कुछ हिस्सा गलत है? गलत क्या हिस्सा है? वेरी गुड, आप ध्यान से सुन रहे हैं बात, तो बैठ जाओ, यही मैं चेक करने वाला था। वो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, विजिबल लाइट में वो दिखाई नहीं देगा, अल्ट्रावायलेट रेज में ही वो मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। और फिर हमें उन्हें क्या कर लेते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं उसके बाद हम? हैं? हैं? है तो फुलिंग वो, लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसमें एक केमिकल यूज किया जाता है, केमिकल वो क्या करता है? जेल को छुटा देता, जेल को क्या कर देता है? छुटा दे, ठीक है ना? हालांकि उस केमिकल का नाम यहाँ पे नहीं है, इल्यूएंट है में, है ना? और ना ही उनका कोई, हाँ, प्रोसेस का जिक्र जरूर एनसीईआरटी ने किया है, तो प्रोसेस हमें याद होना चाहिए। हम इस डीएनए को निकाल लेंगे, डिजायर डीएनए को, और कहाँ चिपका देंगे? वेक्टर क्या होते हैं मेनली? जो प्लाज्मिड प्लाज्मिड या प्लाज्मिड होते हैं या बैक्टीरियो, और उसके प्लाज्मिड में कहीं पे भी चिपका देते हैं। कहाँ चिपकाते हैं? यहाँ पेनिंड्रोमिक सिंड्रोम की जरूरत नहीं है, ओआरआई है ना, ओआरआई पे चिपकाते हैं, ठीक। तो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि वहीं से वो रिप्लिकेट करने के चांसेस उसके ज्यादा हैं। जो नो मैटर वहां पे कौन सा सीक्वेंस हो, ये नहीं है, वो ओआरआई होती ही वो जगह है उसके लिए, स्पेसिफिक होती है हर एक के लिए, ठीक है ना? हर एक के लिए स्पेसिफिक है वो। क्लियर? तो इस तरह से याद करके आना इसे अच्छी तरह से, और पढ़ के आए। कल हम इससे आगे का आपको कराएंगे, कल इसे फाइनल कर देंगे हम कि भाई क्या इसका हो रहा है।